और इस बुलेटिन में सबसे पहले अभी की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा से खबर आ रही है, जहां सोनीपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 3 लोगों की जान चली गई, 6 गंभीर तौर पर घायल हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 3 लोगों की जान चली गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा सोनीपत की घटना है, जहां पर यह पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी और वहीं पर यह ब्लास्ट हुआ है। कितना जबरदस्त ये धमाका था, आप देख सकते हैं। हादसे के बाद की जो तस्वीर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। हरियाणा के सोनीपत की घटना है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 3 लोगों की जान चली गई है, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। फिलहाल उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये देख रहे हैं आप घटनास्थल की तस्वीर। यही वो जगह है जहां पर अवैध तरीके से ये पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हरियाणा का सोनीपत, और वहां पर यह हादसा हुआ। एक पटाखे की फैक्ट्री में धमाके की आवाज आई जोरदार, और उसकी जद में कई लोग आ गए। कुछ की जान चली गई है, कुछ लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। जो जानकारी अभी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक ये जो पटाखे का काम यहां पर हो रहा था, पटाखे की जो फैक्ट्री बताई जाती है, वो गलत तरीके से चल रही थी, अवैध पटाखे की फैक्ट्री थी। क्योंकि ऐसा देखकर लग रहा है कि ये कोई रिहायशी इलाका है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि रिहायशी इलाके में पटाखों की फैक्ट्री कैसे आखिर चल रही थी। पुलिस और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर मौजूद हैं। जब धमाका हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात थे। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा के चुनाव में लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने चुनाव के मैदान में कहा कि पहले हरियाणा में दामाद और दलाल का राज था, सरकार यही लोग चलाते थे। अब एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने इसका क्या जवाब दिया, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए चुनाव के मैदान में किस तरह बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। कांग्रेस की सरकारें थी, कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। भाजपा सरकार में ना डीलर बचे, ना दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह के हमलों को लेकर एबीपी न्यूज के संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की। रॉबर्ट वाड्रा ने इस बातचीत में पलटवार किया। वाड्रा का कहना है कि पीएम की भाषा खराब होती जा रही है, वो जो भी बोले मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गांधी परिवार से हूं, इसीलिए मुझे राजनीति के लिए निशाना बनाया जाता है। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सभी ने अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। इस बीच एक दफा फिर से बीजेपी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा साहब का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम अन्य नेता तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं, और इन आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली रॉबर्ट वाड्रा साहब खुद है। वाड्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि आपका नाम आ ही जाता है। इस दफ़ा खुद हाईएस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आपका नाम ले रहे हैं कि कैसे हरियाणा में जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो सारा सिस्टम जो है वो एक दामाद और दलालों के हवाले कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जी और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे आप होम मिनिस्टर ले लीजिए, और कई नेता हैं जो मेरे ख्याल से 10 साल से 11 साल से मेरा ही नाम इस्तेमाल करते हैं। तब इस्तेमाल करते हैं जब उनकी नाकामियां को छुपाना पड़ता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनकी नाकामियां छुपें, और जो देश देख रहा है कि उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए, तो फिर वो फिर से रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार,
बस और हमारा नाम लेकर जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि जनता की जो सोच है बदले। पर 10 साल बहुत समय है और जनता ने देखा कि अगर कोई भी गलत चीज़ मेरे बारे में, मेरे कामकाज में उनको मिलती तो मैं इतने स्पष्ट बातों में बोल नहीं पाता और अपनी बात नहीं रख पाता। और मैं हमेशा लड़ा हूँ, सच्चाई के लिए लड़ा हूँ और 10 साल से 11 साल से लड़ता आ रहा हूँ, क्योंकि जब से ये सरकार आई उन्होंने बस बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, उसका कभी भी कोई नतीजा निकला नहीं। उन्होंने कमीशन सेट किए, अलग अलग IAS ऑफिसरों ने मेरा नाम उछाला और मतलब गलत बात बोली, पर कभी भी कुछ साबित हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ नहीं है मेरे तरफ से। मेरे कामकाज में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरी सोच थी कि मैं वहाँ ज़रूर अपना काम बढ़ाऊं, कुछ अच्छे बिजनेस के कारोबारों से कुछ लोगों से काम करूं। पर उनको लगा कि अगर मुझे दबाया जाए या अगर गलत अफवाह मेरे बारे में क्रिएट किया जाए तो हो सकता है मैं परेशान रहूं, या मेरा मतलब कि उनको लगा कि मैं हरियाणा में बिल्कुल जो वहाँ की जनता है उनको गलत इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में दिया जाए। पर मैं यही हैरान होता हूँ कि प्रधानमंत्री 11वां साल में देश के प्रधानमंत्री हैं, जो और पूरी देश उनसे उम्मीद करती है कि प्रगति की ओर जाएंगे, जो असल मुद्दे हैं उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। पर जैसे हमारे बेरोज़गारी है, महिला की सुरक्षा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, पर उनकी भाषा भी इतनी बुरी हो गई है। आप जनरल इलेक्शन में देखेंगे उन्होंने कई गलत इस्तेमाल किए अपने प्रचार में, अपने भाषण में गलत तरीके से बात की, और अभी भी दलालों दामादों के बारे में। तो ज़रूर मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए दोबारा से। और उसके बाद मैंने सुना कि अमित शाह जी भी मेरे बारे में जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा 3D वो कह रहे थे अपनी चुनावी प्रचार सभा में। उन्होंने कहा कि डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठा दामाद, उन्होंने भी आप पर हमला किया। मैं खाली मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की सरकार है देश भर में और उनके हरियाणा के स्टेट में, और उन्होंने चाहे मुझे ईडी के पास भेजा, CBI केस डाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए कि मतलब मेरे को परेशान करने के लिए या कुछ भी ढूंढने के लिए। पर उनको कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि कभी मिल ही नहीं सकती। हमने कभी भी इस तरीके से काम नहीं किया जिससे कुछ भी किसी का नुकसान हो, चाहे किसानों का नुकसान हो या कोई भी तरीके से। और मुझे याद है कि एक RTI भी थी, या 2-3 लोगों ने अपनी RTI रखी कि रॉबर्ट वाड्रा के कंपनियों में कितनी ज़मीन हरियाणा में है और कितनी ज़मीनों उन्होंने खरीदी है या जैसे भी ली है। और उसका जवाब एक ही निकला कि एक भी एकड़ मेरे किसी कंपनी में भी हरियाणा में नहीं है। और मैं फिर से बोलूँगा, हाँ, हालांकि मेरी छोटा सा घर है मेरा वहाँ, जिसके वजह से मैं हरियाणा के लोगों से मिलता हूँ, उनके जो दुख दर्द होते हैं उसमें मैं शामिल होता हूँ। चाहे आप देखेंगे कि जब भी कोई दंगल होता है और जो पहलवान, जो महिला पहलवान हैं जो मेडल जीत के आते हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई थी तब भी मैं शामिल हुआ था उनके बीच में। कोविड के समय मैंने हेल्प किया, और जब भी कवारियाँ जो वहाँ से निकलते हैं उनकी भी सेवा की। तो हरियाणा में लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, और क्योंकि मेरा घर है मैं वहाँ जाता हूँ काफ़ी बारी, हफ्ते में एक बारी या 10 दिन में एक बारी जाके लोगों के मैं मिलता हूँ। मेरा जो धार्मिक दौरा होता है पूरे वहाँ हरियाणा में जाता हूँ, मिलता हूँ। और ज़रूर अगर कोई भी नेता होता है कांग्रेस का मेरे से मिलते हैं, तो मेरे को ये नहीं लग रहा है कि कोई भी CM से मिलूं या कोई भी नेता से मिलूं कि मैं हमेशा उनके साथ कोई मुझे ज़रूरत पड़ती हो या उनके साथ कोई काम कर रहा हूं। हमेशा ये BJP की सोच है
मैं चाहे बीजेपी के भी नेता हैं, जो काफ़ी लोग मेरे अच्छे करीब रहे हैं और अच्छी तरह हमारी वार्तालाप होती है, हमारी बातें होती हैं, रिस्पेक्ट होता है जो मुझे सिखाया गया। पर मैंने कभी इस तरीके की भाषा ना प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है, ना अमित शाह जी के लिए बोला है। पर हमारे पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं, पूरा देश हैरान है कि जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं। मैंने हमेशा बोला है, कभी भी कोई भी कमीशन चाहे वो उठा लें, इंक्वायरी कर लें, कुछ भी कर लें, पर हरियाणा में सबूत तो दें, मुझे कोई प्रूफ तो करें कि क्या मिला उन्हें। आपको क्या लगता है फिर अगर कोई प्रूफ नहीं है और आपने जैसा कहा कि कोई दोष नहीं है, फिर आप पर हर बार हमला करना क्या पर्पस हो सकता है? खाली क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं, ये राजनीति है और उसमें खाली मुझे गलत तरीके से दिखाया जाएगा, गलत रूमर्स क्रिएट करेंगे, अफवाह क्रिएट करेंगे मेरे बारे में कि लोगों के दिमाग में बैठे कि भ्रष्ट है कांग्रेस या भ्रष्ट है, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि डाइग्रेस हो जाए, मतलब कि लोगों की सोच बदल जाए। पर मुझे लगा है कि किसी तरह से भी जो आपने 10 साल में भी किया है, अभी और कर सकते हैं। जितनी कार्रवाई करनी है, आपको कभी भी कोई गलत चीज़ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में या गांधी परिवार जो उनकी सोच है देश की प्रगति के लिए, उसको आप बदल नहीं पाएंगे। और आप कभी भी कोई भी गलत तरीका नहीं मिलेगा जो मैंने अपनाया काम करने का, हरियाणा में हो या देश भर में हो। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब। बहुत ही तफसील में रॉबर्ट वाड्रा साहब ने बात की और उनका कहना है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। 2 बार हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दी है, जो भी काम किया है हरियाणा में उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, लिहाजा बीजेपी आगे भी चाहे तो इनकी जाँच करा सकती है। खुले तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये दामाद वाला हमला जो कांग्रेस पर हुआ उसका जवाब खुद रॉबर्ट वाड्रा दे रहे थे। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने उनसे ये खास बातचीत की और आशीष खुद इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। एक खास बात जो मुझे दिख रही है आशीष आपकी बातचीत में, कि बार बार उनका फोकस इस बात पर था रॉबर्ट वाड्रा का कि चूंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए मुझे चर्चा के केंद्र में ले आते हैं बीजेपी वाले। जी बिल्कुल अखिलेश, रॉबर्ट वाड्रा ने, आप सही कह रहे हैं कि इस बात का उल्लेख किया कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में शायद सरकार के कामकाज की नाकामी रही होगी, जो फिर से मेरा नाम ड्रैग किया जा रहा है। मैंने पहले भी जब रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू किया था, जब भी उनका नाम इस तरह से चुनावी राजनीति में लाया गया है बीजेपी की तरफ से, उनका हर बार ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को निशाना बना करके पॉलिटिकल माइलेज के लिए इलेक्शन में उनके नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है। हालांकि आर्ग्यूमेंटेटिव थे, आज उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी रखा एबीपी न्यूज़ पर। मुझे लगता है कि इसके बाद चुनावी पारा जो है हरियाणा का और भी ज़्यादा गर्म होगा। बीजेपी हो सकता है इन पर दोबारा पलटवार करे, जब वो ये कहते हैं कि 2 कमीशंस बनाई हरियाणा सरकार ने 2 बार मुझे क्लीन चिट दी, कोर्ट को कुछ सब्सटैंटिव नहीं मिला, तो जब तक सबूत नहीं है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नीयत सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है, जिसकी वजह से बीजेपी मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसा दावा है रॉबर्ट वाड्रा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि उनकी भाषा खराब होती जा रही है, जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह पर पलटवार किया, बड़ा दिलचस्प होगा अखिलेश अब ये देखना कि इन बातों का भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए आपका। और चलिए सीधे रुक करते जम्मू का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ
दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं। और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है।
एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा। लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही
कई कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। तो जम्मू में तीसरे चरण का मतदान 1 तारीख को होना है और उसके लिए प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं।